हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली कक्षाओं में हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो देखिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में मैंने आप लोगों को कुछ कक्षाएं एक विशेष माध्यम से दी हैं, जिनमें बच्चों मैंने ये आपको एहसास नहीं होने दिया है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आपको बड़े गेमिंग तरीके से, हाँ भारतीय संविधान का विकास था, थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, लेकिन उसके बाद जब प्रस्तावना मैंने पढ़ाई तो एक वर्ड को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन अब हम मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार में कल की जो क्लास थी वो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी थी, आपके जीवन जीने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट, चाहे किसी को संविधान पता हो या ना पता हो। लेकिन आर्टिकल 19 से लेकर के और आर्टिकल 21, 22 और 23 तक, मैं तो ये कहूंगा कि 28 तक आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन का अधिकार क्या है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार की परिभाषा हमें यह बताती है कि किसी व्यक्ति को दिए गए वह भौतिक एवं नैतिक अधिकार जिन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी करता है तो आपको हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके लिए एक्शन लेने का प्रावधान है, उसे दंड मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी वे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, लास्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया और मैंने आपको बताया। आज हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। देखिएगा, आर्टिकल 20 में पहला, इस पर थोड़ा अच्छा है और इसे ध्यान भी देना। मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी कानून ऐसा बनाते हैं कर देंगे, ये लो, तो प्यारे विद्यार्थियों, भूतपूर्व विधायक की मनाही, अच्छे ठीक ठाक पॉलिटी पढ़ने वाले विद्यार्थियों से यदि आप पूछोगे, देखो दो चीजें हैं आज के उसमें, मैं एक वर्ड बताऊंगा आपको बेहद इंपॉर्टेंट, उसको अगर आप ढूंढोगे तो मोस्टली बुक्स में वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मेरा मकसद भी ये है कि मैं इतना डीप आप लोगों को पढ़ा दूं कि आपका सीजीएल प्री या किसी भी आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसका प्री तो टच मारे कम से कम। तो मेरी बातों पे आप लोग ध्यान देंगे। मैंने बताया भूतपूर्व विधायक की मनाही, यानी कि आप वर्तमान में कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जो कि आपको भविष्य में दंडित कर सके, या भविष्य को चिंतित करते हुए आप भूतकाल में कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, तो देखो केजरीवाल है, बेचारे बड़े सीधे साधे आदमी हैं, और आपने बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें सुनी होंगी। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू पॉलिटी डिस्कशन करते हैं। अब केजरीवाल साहब हैं, गर्मी में मफलर लगाते हैं, और इधर अमित शाह हैं। अब प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि अमित शाह मोदी जी के पास जाते हैं और कहते हैं सुनो एक आइडिया है। मोदी जी बोले भाई तुम्हारा तो आइडिया भी था, बड़ा खतरनाक रहता है, बताइएगा। कॉर्नर में ले जाते हैं उनको, चलो समझाओ। तो उन्हें बताते हैं कि देखो केजरीवाल साहब मुफलर लगाए पड़े हैं और इन पे एक कानून बनाया जाए और उसे कहेंगे भूतलक्षी विधायक, और उस पे उसके तहत यह कहा जाए कि गर्मी में मुफलर बांधने पर दंड का प्रावधान है। अब मोदी जी बोले तुम जानते नहीं केजरीवाल को, कल ही क्या करेंगे, मफलर हटा देंगे बोलो।
बोले भाई ऐसा नहीं होता, हम ये बात कहेंगे कि ये कानून पिछले 6 महीने से लागू होगा। पिछले 6 महीने से जो व्यक्ति गर्मी में मफलर बांधेगा उस पर यह कानून लगेगा। तो क्या हुआ, मोदी जी ने कहा और फिर एक राय दी अमित शाह जी ने कि हमारे पास इनके वीडियो हैं और फोटोज हैं। तो मोदी जी ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, विकास सर की क्लास देखो जाके। और वहां पे उन्होंने समझाया है कि आर्टिकल 20 का फर्स्ट भूत लक्षी विधायक की मनाही करता है। यह बात समझ में आई? क्लियर एकदम? तो प्यारे बच्चों, हम कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो कि पूर्व अवस्था से लागू होता हो और भविष्य में उसके लिए दंड दिया जा सके। हाँ, कुछ कानून हैं, जैसे टैक्स है। देश पे कोई वित्तीय संकट आया है प्यारे बच्चों, और यदि देश पे कोई वित्तीय संकट आया है तो हम टैक्स की रेट को बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए आप लोग टैक्स दे रहे हो अभी 10%, और बाद में क्या हुआ कि कोई वित्तीय संकट आता है तो मोदी सरकार क्या करेगी? मोदी सरकार हमसे यह कह सकती है कि अब टैक्स की रेट को बढ़ाकर 25% कर दे रहे हैं, और यह पिछले 4 सालों से लागू होगा। कितने सालों से प्यारे बच्चों? 4 सालों से। और जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके पास नोटिस जाएगा और वह नोटिस उनसे कह देगा कि अभी जल्दी से जल्दी इस टैक्स की भरपाई कराइएगा। यह भूतलक्षी विधायक में संभव है प्यारे विद्यार्थियों। यह बात समझ में आई? क्लियर है? एक बात और मैंने बताई, देखो इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मान के चलिए कल मैंने एक और एग्जांपल दिया था आप लोगों को, उसको दोबारा रिपीट करते हैं। अब मान के चलिए हमारे तरुण सर हैं, बेचारे जा रहे हैं रास्ता में, और किसी ने पूछा, कोई मैडम जी आ रही है, उन्होंने पूछा कि भाई हमें परीक्षा मैनिया की तरफ जाना है। तो इन्होंने बोला कि परीक्षा मैनिया ऐसे जाइए, संगम बिहार से दूसरे रास्ते से होकर के घूम के आइए, परीक्षा मैनिया मिलेगा। अब क्या हुआ कि उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो यही परीक्षा मैनिया है और इन्होंने इतना घुमा दिया। अब उन्होंने कहा कि आपके साथ कार्रवाई की जाएगी और आपको दंड दिया जाएगा। तरुण सर बोले आप पॉलिटी नहीं पढ़ते विकास सर से? उन्होंने कहा है कि गलत रास्ता बताने पे कोई दंड नहीं है। वो लड़की बोली मेरे पिताजी मोदी जी के साथ बैठते हैं, तुम्हारे लिए कानून बनाएंगे जो भूतलक्षी विधायक का काम करेगा। तो इन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, भूतलक्षी विधायक इस तरीके से काम नहीं करता। यदि मेरे सिवा आप आज कानून बनाते हो तो कल को यदि कोई गलत रास्ता बताता है आपको तो वो उस पे लागू होगा, मेरे पे लागू नहीं होगा। ये बात समझ में आई? क्लियर एकदम? आइए प्यारे बच्चा, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहां से क्वेश्चन बने हैं। आप प्रीवियस में उठाएंगे किताब तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से, जैसे दीवानी मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसमें पूर्वलक्षी विधायक लागू है? 1, 2, 1 और 2 दोनों, और 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ बनता है तब आपसे ये बात पूछी जा सकती है, इसे आपको डिटेल में समझना आती है आवश्यक। दूसरा मैंने बताया था 20 का 2, जिसमें मैंने बताया था अगर आपने एक अपराध किया तो आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, विशेष इसका अपवाद है कि यदि कोई सरकारी आदमी है यानी लाभ के पद पे है और उसने कोई अपराध किया है तो उसे एक तो अपराध न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है और एक विभागीय दंड उसे मिलेगा जो कि उसे पद से बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये दोहरा दंड नहीं है, विभागीय दंड मिल सकता है, उसके लिए प्रावधान है। लेकिन एक व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 2 साल कारावास काट के आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे दंड दिया कि वह 2 साल कारावास काट के आता है, और फिर ऐसा नहीं है कि सेम मुकदमा चलाकर आप उसे अगले 2 साल के लिए फिर से जेल भेज दो। क्यों? क्योंकि देखो एक बात है, अभी आप लोग गए, आपने कोई अपराध किया, आपने अपराध किया तो फिर क्या हुआ कि आपको जज साहब ने कहा कि इन्हें 2 साल कारावास में डाल दीजिए। आप 2 साल कारावास से होकर गए और फिर आकर के छाती चौड़ी करके ऐसे घूमना जज साहब के सामने और ठीक ठाक है पूछना है, वो तुम्हें दोबारा नहीं डाल सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है
एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। समझ आया? आइए डिस्कशन करते हैं कुछ। तीसरा है आत्म अभिशंसन की मनाही। आत्म अभिशंसन से मतलब है आप अपने खिलाफ कोई भी सबूत, कोई भी गवाही प्रस्तुत नहीं कर सकते और ना ही इसके लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे साथ होती हैं, वैसे संविधान के नजरिए से वो नहीं है प्यारे बच्चों, और आपको पता होना चाहिए आपके कानून क्या है। नेक्स्ट, हाँ एक चीज है, इसका भी एक अपराध है, इसका भी एक अपवाद है। जैसे कि आप लोगों का कोई भी बायोमेट्रिक होना है, किसी भी केस से रिलेटेड आपका बायोमेट्रिक होना है, तो आपके फिंगरप्रिंट मांगे जा सकते हैं, आपके बालों के निशान मांगे जा सकते हैं, ठीक है। इस पे आप देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपको देना होगा। एक बात और मैंने बताई थी आपको कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नार्को टेस्ट को बहुत सारे केसों में अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि नार्को टेस्ट, क्योंकि नार्को टेस्ट गलत तरीके से होते हैं। आपने देखा होगा जॉली LLB 2 एक मूवी है, उसमें प्रमोद माथुर नार्को टेस्ट कराते हैं कि नहीं? प्रमोद माथुर नार्को टेस्ट कराते हैं और उनको इंजेक्शन दे देते हैं और वो गलत उस पर बात बुलवा देते हैं जो वास्तविकता नहीं होती है, ठीक है जी। चलिए हम लोग आगे समझते हैं अनुच्छेद 21। अच्छा सर, अनुच्छेद 21 में हम लोग डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 21 क्या कहता है मैं लिखता हूं, किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसमें सर्वोच्च नहीं प्यारे बच्चों, उच्चतम न्यायालय भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या फिर आप एक काम करिए, इस बात को ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा ही जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को विधि द्वारा ही उसके जीवन के अधिकार से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इस बात को आर्टिकल 21 कहता है। और आर्टिकल 21 में देखिए 2 व्यक्ति हैं, जब किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा या विधि के द्वारा कोई विशेष प्रावधान, जो उसने गलती की हो, अपराध में कोई कानून लाया गया हो, उसके थ्रू, जैसे मान के चलिए आपने कोई घटिया अपराध किया है जिसके लिए आपको फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, तो विधि के द्वारा ही किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एक व्यक्ति आए, A.K. गोपालन केस। अच्छा सर, A.K. गोपालन केस में क्या हुआ? A.K. गोपालन केस में जीवन की सीमित व्याख्या दी गई। जीवन की क्या दी गई? सीमित व्याख्या दी गई। यह केस आया 1950 में। मैं दोबारा लिख देता हूं बिठा के। कब आया A.K. गोपालन केस? 1950 में। और इसमें जीवन की सीमित व्याख्या दी गई। जीवन की क्या है? सीमित व्याख्या दी गई। जीवन का मतलब,
जीवित रहने से है, जीवित रहने से है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूं। आर्टिकल 21 कहता है कि हमें जीवन जीने का मतलब हमारी जो स्वतंत्रता है, तो हमें स्वतंत्रता के अधिकार में हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। लेकिन आर्टिकल 21 क्या कहता है कि एक व्यक्ति को विधि द्वारा या कानून द्वारा उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक केस आया, एके गोपालन केस, और एके गोपालन केस में प्यारे बच्चों जीवन के अधिकार की एक सीमित परिभाषा दी गई या सीमित व्याख्या की गई, बातें की। उन्होंने कहा जीवन का मतलब केवल जीवित रहने से है, जीवन का मतलब केवल जीवित रहने से है। लेकिन एक केस आया, मेनका गांधी केस 1978, एक केस आया मेनका गांधी केस 1978। इसके अनुसार जीवन की व्यापक परिभाषा दी गई, जीवन की व्यापक व्याख्या की गई, जीवन की व्यापक व्याख्या की गई। और कहा गया जीवन का मतलब एक मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। और कहा गया जीवन का मतलब एक मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। गरिमापूर्ण जीवन जीने से है और मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। प्यारे बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत प्यारा है ये। यहां मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस मेनका गांधी केस में प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने के लिए कुछ बातें बताई और यह बताया कि जीवन न्यायालय द्वारा जीवन के अंतर्गत कौन से मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो मेनका गांधी केस में मैं दोबारा लिख देता हूं, मेनका गांधी केस 1978, जीवन के कुछ अधिकार बताए गए। ठीक है, जीवन के कुछ मौलिक अधिकार बताए गए। जीवन के कुछ मौलिक अधिकार हैं। आपने सुना होगा मेनका गांधी केस क्यों आता है, क्योंकि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही आएगी कि एक व्यक्ति को पासपोर्ट रखने का अधिकार है, क्योंकि केस ही किस लिए आया, पासपोर्ट के लिए, क्योंकि इनका बेचारी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है सरकार द्वारा है। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला है पासपोर्ट रखने का अधिकार। सबसे पहला अधिकार क्या है, पासपोर्ट रखने का अधिकार। दूसरा है विदेश यात्रा करने का अधिकार। दूसरा है विदेशी यात्रा करने का अधिकार। दूसरा है सर विदेशी यात्रा करने का अधिकार। तीसरा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इन्होंने बताया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार। चौथा है सर रोजी रोटी का अधिकार। अगला बताया रोजी रोटी का अधिकार, आपको रोजी रोटी का अधिकार है, आप कहीं पे भी कुछ कमा सकते हैं। निद्रा का अधिकार, इसी में आपको क्या मिलता है, सोने का अधिकार है ना। कोई अगर रात को तुम्हें जगा दे आके पकड़ के, चल बेटा खड़ा हो, तो कहना अच्छा सुनो, आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस के द्वारा मुझे सोने का अधिकार प्राप्त है जी। तो सुनिएगा, निद्रा का अधिकार, आपको जी भर के सोने का अधिकार है, ठीक है। आप कितना भी सोइए, निद्रा का अधिकार पूछा जाएगा और पूछा गया है कई सारे क्वेश्चनों में कि किस केस के अनुसार निद्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेनका गांधी केस 1978 के अनुसार निद्रा का अधिकार क्या है प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार है, ठीक है। जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कशन करते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट में गए और आपके पास कोई वकील नहीं है, तो आप सरकारी वकील से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए। यह बात किस केस के अनुसार, मेनका गांधी केस के अनुसार। यह बात किस केस के अनुसार, मेनका गांधी केस के अनुसार। अच्छा, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, लेवल थोड़ा ज्यादा है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में, किस केस के अनुसार जोड़ा गया। ध्यान से समझना, बच्चे बड़े खतरनाक हैं। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस के अनुसार क्या है, 7 नंबर, जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, और इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और कोई बात नहीं है इतनी, जो कि एक बात और हो सकती है कि आपको मनमाने तरीके से कोई भी हथकड़ी नहीं पहना सकता है, यानी कि आपको अधिकार है पूछने का कि भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। मनमाने तरीके से आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अगला डिस्कशन करने वाले हैं। आर्टिकल 21 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है और मरने का भी अधिकार है, ठीक है, गरिमापूर्ण मरने का अधिकार है। अच्छा भाई, एक और बात आती है, पट्टा स्वामी केस 2017, पीछे वाले में लिखो, कहाँ ये रहा,
यहां लिखना स्टार बना के, 3 स्टार बना दो और लिखो पट्टा स्वामी केस 2017। इसमें दिया गया आपको निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, और इसे याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी आपको दिया गया है, निजता का अधिकार। ठीक है, आप अपनी प्राइवेसी छुपा के रख सकते हैं और उस पर आप किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए दया मृत्यु है, अरुणा सांगवान केस आया था एक, मैं इस बात को बिना लिखे समझा देता हूं। एक शब्द है दया मृत्यु, तो अरुणा सांगवान एक केस आया था प्यारे बच्चों, और उस अरुणा सांगवान केस में दया मृत्यु को 2 तरीके से समझाया गया, एक सक्रिय दया मृत्यु, एक निष्क्रिय दया मृत्यु। ठीक है, और यह कहा गया कि आप किस मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं छीन सकते हैं, आप मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं छीन सकते हैं। हां, एक कंडीशन है कि यदि एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत लिखता है और उस वसीयत में लिखता है कि यदि मैं भविष्य में, कैसे लिखता है, लिखने की बात सुनो, कैसे लिखता है, यदि मैं भविष्य में कोमा की कंडीशन में आता हूं तो मुझे निष्क्रिय दया मृत्यु दी जानी चाहिए। ठीक है, यह वसीयत यदि लिखता है कोई व्यक्ति, अरुणा सांगवान केस में यह बात कही गई प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर यह वसीयत कोई व्यक्ति लिखता है तो उसे दया मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, समझो ध्यान से, हाँ, केवल एक, आओ ध्यान से समझते हैं, तुम लोग समझदार आदमी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको समझाया, दया मृत्यु के बारे में ज्यादा खास कुछ नहीं समझना है आपको, आप इतना नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि दया मृत्यु कितने प्रकार की होती है, तो भाई 2 प्रकार की होती है, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। ये बात पूछी जा सकती है कि दया मृत्यु के संदर्भ में कौन सा केस जो निष्क्रिय दया मृत्यु को सहमति प्रदान करता है, या कौन से केस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय निष्क्रिय दया मृत्यु को वैलिड मानता है। ठीक है, तो अरुणा सांगवान केस, उसमें भी आपको वसीयत लिखनी पड़ेगी जब आप अपने होश हवास में हैं, बढ़िया तरीके से चल फिर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस समय यदि आप वसीयत लिखते हैं तो आपको दया मृत्यु दी जा सकती है। जब आप कोमा की स्थिति में आते हो तब। कोमा का मतलब समझते हो, एक तो फुल स्टॉप, इससे थोड़ा सा पहले की बात, ये कोमा होता है। ठीक है, वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी ये कोमा होता है, जब आप जाके वेंटिलेशन में लेट जाते हो, हैं, तो ये भी कोमा होता है। और अगर हम पढ़ रहे हैं तब भी ये कोमा है। तो कोमा क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब सब कुछ खत्म होने से थोड़े से पहले की कंडीशन को कोमा कहते हैं। और इसमें क्या है, एक व्यक्ति को थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाता है जिससे कि वह, आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 21 का ए। मैंने आपको बताया था एक स्वतंत्र आर्टिकल है, इसमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा कानूनी नहीं, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। यानी कि प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष या 14 वर्ष तक की आयु
ये बात समझ लीजिए। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, का अधिकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अनुच्छेद 21 का ए कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल, ये छोटा सा आर्टिकल है, बस इतना लिख लेना काफी है। अनुच्छेद 22, ये बेहद इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 22 कहता है निवारक निरोध तथा नजरबंदी या मनमानी गिरफ्तारी में संरक्षण। निवारक निरोध, ठीक है, इसे हम नजरबंदी कहते हैं, इसे हम नजरबंदी कहते हैं। निवारक निरोध से मतलब ऐसा है प्यारे बच्चों कि भविष्य में कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेना, शक के वेश पर गिरफ्तार कर लेना। तो निवारक निरोध तथा मनमानी, ऐसे लिख देंगे, मैं थोड़ा लिखता हूं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी में संरक्षण, में संरक्षण, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्यों नहीं कर सकते, उस बात पे हम लोग आर्टिकल 22 के अंदर ही डिस्कशन करते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि पुलिस आपके पास आती है, प्यारे बच्चों, यदि पुलिस आपके पास आती है और आपको गिरफ्तार करती है, तो आपको पूछने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी के कारण बताने अनिवार्य हैं। गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, बताने होंगे। यानी कोई व्यक्ति है जिसे हमारे कोई भी कांस्टेबल महोदय या इंस्पेक्टर महोदय गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो उससे पहले यह बता देना जरूरी है कि उसे किस कारण पर गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे यह बता देना आवश्यक है कि उसे किस कारण पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नजदीकी जज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। इसमें
यात्रा का तथा ट्रैफिक का समय तथा छुट्टी अवकाश शामिल नहीं होंगे। शामिल नहीं होंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है। इसमें क्या है, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। यदि ट्रैफिक ज्यादा लगा है और यात्रा में टाइम लग रहा है, ट्रैफिक के कारण, ट्रैफिक अधिक है और ट्रैफिक के कारण यात्रा में टाइम लग रहा है, तो प्यारे बच्चों वो ट्रैफिक का समय भी काउंट नहीं होगा। यदि अवकाश है तो अवकाश से अगले दिन प्रस्तुत करना होगा, यह भी काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन दो प्रकार के व्यक्तियों को, इसका अपवाद है प्यारे बच्चों, और इसके अपवाद में एक बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान देना। अपवाद है शत्रु अन्यदेशीय। शत्रु अन्यदेशीय। देखो अच्छे अच्छे जो लोग ठीक ठाक पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप उनसे ये पूछोगे कि भाई शत्रु अन्यदेशीय क्या है, तो ये बताएंगे कि दूसरे देश का व्यक्ति शत्रु अन्यदेशीय होगा, या फिर ये बताएंगे कि दुश्मन देश का व्यक्ति शत्रु अन्यदेशीय होगा। है, समझ रहे हो ना, ये बात बताएंगे। लेकिन शत्रु अन्यदेशीय से मतलब क्या है? शत्रु अन्यदेशीय से मतलब प्यारे बच्चों ऐसे व्यक्ति से है, शत्रु अन्यदेशीय से मतलब ऐसे व्यक्ति से है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे लिखो, उस देश का व्यक्ति, उस देश का व्यक्ति या उस राष्ट्र का व्यक्ति जिससे भारत का युद्ध चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो। क्योंकि आप लोग बड़े खतरनाक हो, 2 मिनट में एग्जांपल दे देते हो, हैं, दे दोगे पाकिस्तान का, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें बोलने का अधिकार नहीं है। शत्रु अन्यदेशीय उस व्यक्ति को कहा जाएगा, ये नहीं कि जो दुश्मन देश हैं या फिर जिन लोगों से, जिन देशों से भारत का मित्रता, अच्छी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है, वो शत्रु अन्यदेशीय नहीं हो सकते। शत्रु अन्यदेशीय उस देश का व्यक्ति होगा प्यारे बच्चों जिस देश से भारत का युद्ध चल रहा हो, उसे शत्रु अन्यदेशीय कहा जाएगा, और यह फिलहाल में कोई भी नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। निवारक निरोध के, निवारक निरोध के तहत निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। अच्छा, अब हम समझते हैं कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी से मतलब क्या है। इस बात को समझना। देखो मैं एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूं इन दोनों शब्दों के साथ, इन दोनों बातों के साथ, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति शत्रु अन्यदेशीय है, अगर कोई व्यक्ति शत्रु अन्यदेशीय है, और या फिर प्यारे बच्चों वह निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, ध्यान से समझना। अभी निवारक निरोध को मैं समझाऊंगा बहुत डिटेल में वर्ड को। यदि वो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाएंगे। यदि शत्रु अन्यदेशीय है
या फिर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे क्या है, गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाएंगे, उसे यह नहीं बताया जाएगा कि आप किस कारण से गिरफ्तार किए गए हो। ठीक है, दोनों बातों में इस वजह से मैंने क्या कहा, यह अपवाद है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, दूसरी बात, उसे 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, फिर अधिकतम टाइम कितना है? अधिकतम टाइम है 90 दिन। क्या है? 90 दिन। यदि निवारक निरोध के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है प्यारे बच्चों, या वो व्यक्ति शत्रु अन्य देशीय है, तो उसे जज साहब के सामने 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। 19 डेज के अंदर क्या है, प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आपको और अधिक टाइम चाहिए तो आप वहां पे जाकर के बोल सकते हैं कि हमें यह व्यक्ति और अधिक समय के लिए चाहिए, और न्यायालय यानी कि न्यायपालिका इसके समय में अपने हिसाब से बदलाव कर सकती है। समझ में आई बात? यानी कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। कब? जब वो या तो शत्रु अन्य देशीय हो या फिर निवारक निरोध के तहत उसे गिरफ्तार किया गया हो। अच्छा सर, ये निवारक निरोध क्या है? बार बार एक ही बात चल रही है, निवारक निरोध, निवारक निरोध, निवारक निरोध। आखिर क्या है निवारक निरोध? निवारक निरोध से मतलब है प्यारे बच्चों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस शक पर गिरफ्तार किया जाता है, आप इस लाइन को लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस शक पर गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि वो भविष्य में कोई भी अपराध करने वाला है, ताकि वो भविष्य में कोई भी अपराध करने वाला है। मान के चलिए भारत आते हैं व्लादिमीर पुतिन, और एक समुदाय है गैंगस्टरों का, उसने सोचा कि पुतिन जी को पोत दिया जाएगा। हाँ जी, पुतिन जी को पोत दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उस समुदाय को सूचना लगने पर सरकार यानी कि पुलिस, राज्य यानी कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बिना कारण बताए। किस बेस पे? निवारक निरोध के बेस पे। बोलिए, समझ में आया? सर क्लियर है एकदम? ठीक है, चलिए कंटिन्यू। अगली बात हम लोग समझते हैं, इससे आगे क्या है। इससे आगे है प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई, निवारक निरोध। अच्छा, निवारक निरोध जो नजरबंदी है उसके 4 मुख्य कारण हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, निवारक निरोध आपसे पूछ लिया जाए कि निवारक निरोध में भारत में फिलहाल में कौन सा संगठन है जो निवारक निरोध के तहत कार्य कर रहा है, तो प्यारे बच्चों वो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनसीए, यह भारत में कार्य कर रहा है निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करना। बोलो, समझ में आई बात? क्लियर सर? बेस्ट, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। आगे जो हम डिस्कशन करते हैं, भारत में निवारक नजरबंदी के 4 आधार हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में निवारक नजरबंदी के 4 आधार हैं। 4 आधार हैं, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू प्यारे बच्चों। पहला नंबर है, देखिए भारत में निवारक नजरबंदी के 4 आधार हैं। नंबर एक सबसे पहला पॉइंट है इसमें, राज्य की सुरक्षा।
देखिए, यदि राज्य को सुरक्षा पर कोई दिक्कत महसूस होती है या राज्य को यह महसूस होता है कि भविष्य में सुरक्षा में विघ्न पड़ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए निवारक नजरबंदी की जा सकती है, निवारक नजरबंदी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है लोक व्यवस्था। यदि किसी भी व्यक्ति से लोक व्यवस्था के भंग होने का या फिर ठेस पहुंचने का कोई भी हमें गलत या सूचना मिलती है तो उस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के थ्रू गिरफ्तार किया जा सकता है। आवश्यकताओं या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति। और नंबर 4, देखिए, अगर हमारे पास कुछ सेवाएं जो हमारे लिए आवश्यक हैं उनकी आपूर्ति में भविष्य में यदि कोई परेशानी महसूस होती है किसी व्यक्ति से तो उसे निवारक नजरबंदी के थ्रू गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखता है तो उसे निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और इतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। छोटा सा अधिकार है 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्यारे बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें केवल 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहला लिखेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेरोजगार और बलात्श्रम। मनुष्यों का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, मनुष्यों का दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगारी, बेगार, एक शब्द है बेगार, इनके लिए मनाही है। की मनाही, यानी मनुष्यों का दुर्व्यापार, इसमें 2 शब्द आते हैं, वेश्यावृत्ति, ठीक है, और देवदासी। देखो होता क्या है कि पुराने टाइम में एक तो वेश्यावृत्ति मतलब कि यौन शोषण, गलत तरीके से किसी भी चीज का शोषण करना, ठीक है, या लड़कियों का, ये स्पेशल कर लड़कियों के लिए है, महिला वर्ग के लिए है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं है, लेकिन स्पेशल कर महिला वर्ग के लिए है। और इसमें 2 शब्द स्पेशल दिए गए हैं, एक वेश्यावृत्ति और एक देवदासी। इस बात को समझिएगा, वेश्यावृत्ति और देवदासी दोनों शब्दों के लिए इस पर प्रतिबंध स्पेशल कर लगाया गया है, ठीक है। यानी कि वेश्यावृत्ति आप समझते हो यौन शोषण से, और दूसरा प्यारे बच्चों देवदासी का मतलब होता है कि पुराने टाइम में मंदिरों के लिए कुछ लड़कियों को देवों की दासी बनाकर रखा जाता था, यानी कि वो देवताओं के लिए नृत्य करती थी, और इस बात पे क्या है? प्रतिबंध है, ठीक है। दूसरी बात, बेगारी। बेगार से मतलब है एक ऐसी मजदूरी जिसका या तो पर्याप्त वेतन ना मिले या बिल्कुल वेतन ना मिले, उसे कहते हैं बेगारी। बलात्श्रम का मतलब है कि चाहे अधिकांश पैसा दिया जाए चाहे न दिया जाए, बलपूर्वक कार्य कराना,
बलपूर्वक कार्य कराना, इस बात को थोड़ा समझना, इसमें अपवाद है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बलात्श्रम का मतलब है बलपूर्वक कार्य कराना। मान के चलिए आपके पड़ोस में एक मजदूर है, आपने कहा भाई खेत का काम करना है आपको, और मतलब हमारे साथ चलो, हम आपको 2 गुनी मजदूरी देंगे। उसने कहा कि मुझे 2 गुनी मजदूरी नहीं चाहिए, मैं आज काम पे नहीं जा सकता, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि वह 2 गुनी मजदूरी पे काम पे नहीं जा रहा है, आपने उसे खूब लालच दे दिया, भाई 3 गुनी मजदूरी दे देंगे, हमारे साथ काम पे चल, तो यदि वो नहीं जा रहा है तो आप उसको बलपूर्वक काम पे नहीं ले जा सकते। इसे कहते हैं बलात्श्रम। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसके कुछ अपवाद हैं। जनहित में यह किया जा सकता है, जनहित में किया जा सकता है। कैसे? हमारे राज्य में यह अपवाद है, हमारे राज्य में मेडिकल कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज से कोई व्यक्ति एमबीबीएस की डिग्री लेता है या कोई भी डॉक्टर की डिग्री लेता है और उससे यह कहा जाता है कि तुम्हें 50,000 तनख्वाह दी जाएगी और तुम्हें आने वाले 10 साल तक किसी भी सरकारी अस्पताल में काम करना है। और इसके बाद यदि उसे 50 लाख का कहीं पे भी वेतन मिल रहा है तो वह इस बात के लिए बाध्य है कि उसे यह काम करना पड़ेगा, और यह जनहित में हो सकता है। मान के चलिए पुलिस कर्मचारी हैं और कोई विशेष प्रॉब्लम है तो एक पुलिस कर्मचारी को 24 घंटे भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है, तो यह जनहित में संभव है, बाकी विशेष व्यक्तियों के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 24 और लास्ट आर्टिकल आज के लिए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान और भारी उद्योगों में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। देखिए इसके बाद श्रम संगठन ने कहा कि भाई 14 साल का बच्चा इतना तो बड़ा नहीं हो जाता है कि अगर 14 साल के बाद वो 15 साल का हुआ तो उसे लगा देंगे, है? ये बात तो सही नहीं है कि भाई कोई बच्चा जो 14 साल का हुआ उससे 15 साल पे लगा देंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो फिर क्या हुआ, श्रम संगठन के कहने पर संसद ने एक बिल पारित किया और वह बिल था बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम 1986, बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम 1986, और इसमें एज बढ़ाकर 18 साल कर दी। कितनी कर दी भैया? 18 साल कर दी, और यह कह दिया कि 18 साल से कम आयु का बच्चा कारखाना, खान और भारी उद्योगों में कार्य नहीं करेगा। हां, वह 14 साल का होने के बाद चाय की दुकान पर कार्य कर सकता है या फिर अपने जो गृह कार्य हैं उनमें वह कार्य कर सकता है। लेकिन मजदूर संगठन के द्वारा इस पर भी विवाद उठाया गया कि वह गृह कार्य में कैसे कर सकता है, कृषि योग्य कार्य हैं, बाहरी कार्य। तो देखिए उसका कोई अवमानना कर दी है लोगों ने और नहीं उसको इतना सुना गया है, तो उस पर आप इतना विचार नहीं करेंगे कि बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या ये बताओ ऐसे तो हुआ था, तो ऐसा नहीं है। उसमें प्यारे बच्चों कहा गया था श्रम संगठन के द्वारा कि मतलब 14 साल के बाद बच्चा कृषि यानी कि खेती कार्यों में भी संलग्न नहीं रह सकता है, वह इतना बड़ा नहीं हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों गृह कार्यों के लिए संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया उसमें ये छूट दे दी गई। और प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इतना याद रख सकते हैं कि 2015 में इसमें एक संशोधन हुआ था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेना चाहता हूँ, और मैंने जो आपको समझाया उम्मीद करूँगा कि वो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा।
मैंने सारी चीज़ों को एग्जाम्पल दे करके समझाया। कल जो हम पढ़ेंगे वो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, बेहद इम्पोर्टेंट होगा, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं इस बात की उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों को ये बात जो मैंने बताई है वो स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीम आपके साथ खड़ी है, इसका थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद क्लास।